आपके लिए लेकर के आए हैं संपूर्ण समान विज्ञान का जो है कंप्लीट टॉपिक को कवर कराने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक वीडियो मिलने वाला है, जिनमें कि ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, इस तरीके से जितने 25 टॉपिक जो है 2500 टॉपिक का कंप्लीट कवर करने वाले हैं और वन लाइनर के रूप में सारे के सारे वीडियो पे बने रहे आप लोग जो है लास्ट तक। और इस तरीके के सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला टॉपिक है, जहाँ से देख सकते हैं चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है, इसको कंप्लीट समझते हैं यहाँ से। और क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, आकार के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है आकार की दृष्टि से पूरे विश्व में बात करें तो। और आगे क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो पूरे विश्व का जो जितना जनसंख्या है उनमें से 16.7% जनसंख्या जो है ये सिर्फ भारत में ही निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर जो है ये स्थल सीमा की लंबाई भारत की बात करें तो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो सबसे बड़े देश हैं जो वो 7 ठो जो बड़े देश हैं विश्व के सबसे बड़े, उनको जो है कंप्लीट कवर करते हैं। और एक ट्रिक है, ट्रिक को हम लोग याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश का ट्रिक है, ट्रिक याद रख सकते हैं, रूक चीन अब भारत, यानी जो है अब आ भारत, यानी रूक चीन अब आ भारत, रूक चीन अब आ भारत। तो रूक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक को याद रख सकते हैं, जिनमें कि हम लोग याद रख सकते हैं रूस से याद रख सकते हैं रूस, और क से कनाडा, चीन से चीन हो गया, और अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सब जो है ये भारत के सबसे, यानी पूरे विश्व के सबसे बड़े देश हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला स्थान पे रूस आ जाता है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन और चौथा अमेरिका और पाँचवां ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। ये सभी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हैं, और यहाँ पे रेखा के बारे में कुछ दिया गया है, मैप का चित्र देख सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो समझ सकते हैं, नहीं तो वन लाइनर के रूप में जो आपको बता ही जा रहा है सारा क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है आप देख सकते हैं अगला, कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित, यानी द्वीप जो है, महाद्वीप जो है, ये सभी को सहित करके जो है भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है, यानी 7516.5 किलोमीटर ये द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो 9 राज्य है भारत में जो कि समुद्र तट रेखा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है भारत की, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो भारत के गोवा राज्य की तटरेखा जो है ये सबसे छोटी है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती जो है अक्षांश रेखा, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हम देख सकते हैं कुछ 8 राज्य से जो होकर के कर्क रेखा गुजरते हैं, उसका ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक को यदि आप याद रखते हैं, इससे हम लोग जो है 8 भारतीय राज्य का नाम याद हो जाएगा जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसे मित्र, मी से हो गया मिजोरम, और त्रिो यानी जो है यहाँ पर देख सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर
गमछा झाड़। इस तरीके से यदि हम लोग इस ट्रिक को याद रखते हैं तो यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। महर्षि का जो है, महर्षि का हो गया मिजोरम, त्रस हो गया त्रिपुरा, और पौष हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गौ से गुजरात, और मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। तो इस तरीके से जो हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़, और मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सभी राज्य का नाम है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे मैप पर भी देख सकते हैं कर्क रेखा ये जो जा रही है इन सभी राज्यों से होकर के गुजर रही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कैप केमोरिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है ये इंदिरा कॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये करता है पंबन चैनल इसको अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है ये भारत एवं श्रीलंका देश के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के जो है बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो दीव एक द्वीप है, यह जो है गुजरात के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर गुजरात के तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैप में यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया कर्क रेखा हो गया, ये जो रेखा जाता है देख सकते हैं, और यहाँ से 2933 किलोमीटर लंबाई दिया गया है देख सकते हैं, और यहाँ पे इंदिरा कॉल यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये इस तरीके से जो है दिया गया है। 15,200 किलोमीटर जो है ये कुल स्थल की लंबाई दिया गया है देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको मैप को समझ सकते हैं, और इंदिरा पॉइंट सबसे यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है देख सकते हैं दक्षिणतम बिंदु। आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो ये करती है मन्नार की खाड़ी अलग करती है। और भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग जो है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है ये कोरोमंडल तट नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग जो है ये मालाबार तट नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है ये प्रवाल से हुई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप जो है ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं भारत के समुद्री तटों के नाम कुछ दिया गया है। समुद्र के तट पे जो नाम है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, और मलाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट यहाँ पे दिया गया है, मैप पे देख सकते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें 36 है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। और शिव से समुद्रम इस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। ये जो है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यह 12 मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और अंडमान निकोबार और कार निकोबार द्वीप समूह के जो है मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और भारत तथा चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा कहलाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत तथा चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डुरंड रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये है बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है अफगानिस्तान के साथ।
अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो ये है 11%। और भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो ये है 43% मैदानी भाग है। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है इस तरीके से दिया गया, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, टॉपिक है भारत के पर्वत, दूसरा टॉपिक है, और भारत के पर्वत का पहला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, तो भारत का जो है हिमालय पर्वत ही जो है ये नवीनतम पर्वत कहलाता है, हिमालय पर्वत भारत का। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति जो है ये टेथी भू सन्नति से हुई है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय का पाद प्रदेश जो है ये शिवालिक नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है, तो हिमालय में जो है हिम रेखा जो है ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है हिमालय में जो है हिम रेखा। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम जो है यह है नंदा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो नंदा देवी चोटी जो है ये हिमालय के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ ये सिनोजोइक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। और भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो है ये भी अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम जो है ये गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च यानी सबसे उच्च शिखर का नाम जो है गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट जो है ये एक ब्रह्म कगार है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जो जाना जाता है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाहीमुदी है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम जो है यह है महेंद्रगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है, यह है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है, तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम जो है यह है कार्डेमम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी जो है ये केरल में स्थित है, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है, पारसनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं कि गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गिरिनार पहाड़ियाँ जो है ये बिहार में ही स्थित है। और अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई चोटी का नाम क्या है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे अधिक ऊंचाई चोटी का नाम शिडिल पीक है। अगला क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये राजस्थान में स्थित है। और सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है, तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये एक संप्राय भूमि का पठार है। अगला क्वेश्चन है पार भूमि कहाँ पाई जाती है, तो पार भूमि जो है ये छोटा नागपुर में पाई जाती है, पार भूमि। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है ये 8848 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो कोडाई कनाल जो है ये पालनी श्रृंखला पर स्थित है, यानी जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला जो है ये केरल राज्य में स्थित है, सबरीमाला सही आंसर इसका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय पर्वत स्थित है, तो हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक का नाम है, तीसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे से क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन कहा जा रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर जो है इसी में स्थित है जोजिला दर्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य जोजिला दर्रा करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है ये दोनों दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम इसका सही आंसर होगा। और सिक्किम की राजधानी बात करें तो गंगटोक है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत को किस नाम से किस देश से जोड़ता है। तो तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार देश से ही जोड़ने का कार्य करता है, तुजू दर्रा भारत को। अगला क्वेश्चन है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो पिपली घाट दर्रा जो है ये स्थित है अरावली पर्वतीय भाग में। अरावली पर्वतीय भाग में पिपली दर्रा जो है स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय भाग में। अगला क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो पाल घाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ने का कार्य करता है। तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य इसको जोड़ता जो है ये पाल घाट दर्रा जोड़ता है। और बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खेबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खेबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान जो है इसी पाकिस्तान देश में जो है खेबर दर्रा स्थित है और पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद के मामले में प्रथम स्थान पे आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि खेबर दर्रा जो है ये किन दो देशों को जोड़ता है। तो खेबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ये दोनों देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है जोड़ने का कार्य करता है खेबर दर्रा जो है। अगला क्वेश्चन है सिपकिला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है। तो सिपकिला, बाराला और पाचाला दर्रे जो है ये तीनों दर्रे जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बोरजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोरजिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का जरा नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा जो है ये चीन और भारत, यानी भारत और चीन को जोड़ने का कार्य जो है ये नाथुला दर्रा करता है। भारत और चीन ये दोनों देश को जोड़ने का कार्य। अगला क्वेश्चन है सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है। तो सिपकिला दर्रा जो है ये सतलज नदी घाटी में पड़ता है। सतलज नदी घाटी में सिपकिला दर्रा जो है ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है। तो जवाहर सुरंग का नाम जो है ये बनिहाल दर्रा को दिया गया है। बनिहाल दर्रा को जो है जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो नासिक और मुंबई जो है ये दोनों को जो है थालघाट दर्रा जो है ये जोड़ने का कार्य करता है। तो नासिक और मुंबई को जोड़ने का कार्य जो है थालघाट दर्रा करता है। अगला क्वेश्चन है थालघाट, पालघाट और भोराघाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में जो है ये तीनों दर्रा जो है स्थित है। थालघाट, पालघाट और भोराघाट दर्रा ये तीनों पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया। तो ये क्या था, खेबर दर्रे से होकर के आर्यों ने जो है भारत में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है बोमडिला ने जो है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आफिल दर्श जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आफिल दर्श जो है ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आफिल दर्रा जो है यहाँ पे दर्रा होगा। अगला क्वेश्चन है आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो आफिल दर्रा जो है ये भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है चांगला दर्रा किस को जोड़ता है। तो चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है, जो है चांगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि दिहांग दर्रा किस राज्य में है। तो दिहांग दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रोहतांस दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांस दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांस दर्रा। अगला क्वेश्चन है थांगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो थांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रा जो है ये जोड़ने का कार्य करता है।
तो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे जो है, भारत के पर्वतीय दर्रे से जुड़े सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से होता है शुरू, जिनमें कि हम लोग जान सकते हैं भारत की नदियाँ टॉपिक को। भारत की नदियाँ टॉपिक में बात करें तो हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। हिमालय से तथा हिमालय के परे क्षेत्र यानी उससे परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में जो है विभाजित किया जाता है, जिनमें कि हम लोग देख सकते हैं भारत के प्रमुख नदी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे जुड़े यहाँ पे दिया गया है। इस सारे नदी को कंप्लीट किया गया है इस मैप के जरिए बात करें तो। अब यहाँ पे देख सकते हैं भारत के जो है 3 नदी तंत्र में जो विभाजित किया जाता है हिमालय तथा हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ को, वो सब आ जाता है उत्तर भारत की नदियाँ, जिनमें कि सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ये तीनों हो गया। अब तीनों को कंप्लीट कवर करते हैं। पहले सिंधु नदी तंत्र को जो है, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र से जुड़े क्वेश्चन का। सिंधु नदी तंत्र से जुड़े क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो है ये बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी से है, वहाँ से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है, तो सिंधु नदी की भारत में 1180 किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी की ही सहायक नदियां, ये सारे की नदी हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी तथा व्यास, सतलज, ये सभी नदी जो है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी, कंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है, तो सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम जो है यह गिलगित, जो कि 5200 मीटर है। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है, तो झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेड़ीनाग, बेड़ीनाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, हम देख सकते हैं मैप के जरिए उसी, जिसमें कि नदी का है सिंधु नदी का। और यहाँ से क्वेश्चन है फिर आगे कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो यह है झेलम नदी। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और रावी नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है, तो रावी नदी को जो है पुरुषानी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो व्यास नदी को जो है विपाशा या अर्घिक्य नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी जो है ये राकास ताल झील से निकलती है, राकास ताल झील से सतलज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के, क्वेश्चन कहा जा रहा है घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो घाघरा नदी जो है ये शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। आगे क्वेश्चन है घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो घाघरा नदी का जो है पौराणिक सरस्वती नदी नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से अगला जो है दूसरा भाग जो था ये था गंगा नदी क्षेत्र, जिसमें कि सिंधु नदी क्षेत्र को जान चुके हैं, गंगा नदी क्षेत्र को जानते हैं। गंगा नदी क्षेत्र से जुड़े क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद। अगला क्वेश्चन है किन दो नदियों के संगम के बाद यहाँ गंगा नदी कहलाता है, ये जो है ये कहलाता है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के बाद जो है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है, तो भारत के सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम गंगा नदी बेसिन है। आगे क्वेश्चन है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है, तो भारत की बृहत्तम नदी का नाम गंगा नदी है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि गंगा नदी तंत्र का जो है चित्र दिया गया है और अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं नदी घाटी को जो है। आगे है देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है, तो यह सुंदरवन का डेल्टा। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यमुना नदी कितनी लंबाई है, तो यमुना नदी जो है ये इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो यमुना नदी जो है गंगा में प्रयागराज स्थान पर मिलती है। आगे क्वेश्चन है किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, तो अरुणा नदी के नाम से कोसी नदी को
जो है प्रारंभ में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो यह है कोसी नदी। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, तो ये होती है चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से जो है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई जो है 995 किलोमीटर है, चंबल नदी की लंबाई जो है। आगे बात करें तो तीसरा टॉपिक में आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानस सरोवर झील के पास चिमा युंग दुंग हिमनद से निकलती है। और अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। कुछ मैप दिया गया है देख सकते हैं और झील के जो है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा है देख सकते हैं भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें आ जाता है पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ में नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो नर्मदा नदी जो है भारत के मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो है बहती है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी की बात करते हैं जो है अमरकंटक पठार से जो है निकलती है। और अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। और आगे क्वेश्चन है नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, तो नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विभ्रंश घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी जो है ये सतपुरा श्रेणी से निकलती है। सतपुरा श्रेणी से ताप्ती नदी जो है ये निकलती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, तो ये विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है, तो ताप्ती नदी जो है ये सूरत शहर के नीचे जो है मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो शरावती नदी जो है ये शिमोग जिला यानी कर्नाटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कच्छ के रन में जो है ये लूनी नदी किस में गिरती है, तो कच्छ के रन में लूनी नदी गिरती है। और आगे क्वेश्चन है साबरमती नदी कहाँ गिरती है, तो साबरमती नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बनास नदी कहाँ गिरती है, तो बनास नदी जो है ये कच्छ के रन में गिरती है। बनास नदी कच्छ के रन में गिरती है। अगला क्वेश्चन है माही नदी कहाँ गिरती है, तो माही नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि याद रख सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ मान जाता है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी नदी ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ब्रह्मगिरी श्रेणी से जो है कावेरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है, तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः दो राज्य जो है यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जो है राज्यों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा के जो है नाम से किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा को जो है ये कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अगला क्वेश्चन है पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है, तो पेन्नार बेसिन जो है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। और अगला क्वेश्चन है महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। आगे क्वेश्चन है महानदी कहाँ गिरती है, तो महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। ये 5वां चैप्टर है, यानी जो है 5वां चैप्टर है GKGS का और 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है जोंग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोंग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जोंग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये जोंग जलप्रपात है। ऑप्शन यहाँ पे जोंग जलप्रपात सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात जो है इसका नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात जो है इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया इस जलप्रपात का नया नाम। और अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये है जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है यह है हुंडरू का जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है जोग प्रपात जो है इसका नया नाम यानी अन्य नाम क्या है और कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो जोग प्रपात का अन्य नाम जो है महात्मा गांधी है, जिससे अभी बताए कि जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, इसलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है येना जलप्रपात। आगे क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर ये भी स्थित है। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोगक जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर स्थित है। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन है गोगक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोगक जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये स्थित है जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर। अगला क्वेश्चन है साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साडनी जलप्रपात जो है ये शंख नदी पर स्थित है, तो शंख नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साडनी जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है राउर यानी जो है रारू नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गौतम धारा जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो येना जलप्रपात जो है ये येना नदी पर ही स्थित है। आगे क्वेश्चन है येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो येना जलप्रपात महाबलेश्वर स्थान पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं कि पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पाईकारा जलप्रपात जो बात करें तो पाईकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पाईकारा जलप्रपात जो है ये पाईकारा नदी पर स्थित है। आगे बात करें तो भारत की प्रमुख झीलें के बारे में, ये 6वां चैप्टर है और जीके का 6वां चैप्टर का ये भारत की प्रमुख झीलें है। 5 चैप्टर को इससे पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप वीडियो को जो है। तो क्वेश्चन यहाँ से है कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये वुलर झील है, वुलर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो उकाई झील जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो उकाई झील जो है ये मानव निर्मित झील है, उकाई झील। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो उकाई झील जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है, इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। आगे क्वेश्चन है गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ये, और कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो निजाम सागर जो है ये मंजरा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है मंजरा नदी। और तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा झील जो है ये तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन है नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये सब झील जो है ये मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जो है ये रिहंद नदी पर बनाया गया है।
आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहा जा रहा है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? ये चंबल नदी पर तीनों झील हैं, चंबल नदी पर बना झील है राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील की बात करें तो ये जो स्थित है ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील जो है। आगे क्वेश्चन है केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? ये लोकटक झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में है, ओडिशा जिसको हम लोग बोलते हैं। और चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील कहलाती है, खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील जो है ये चिल्का झील है। और आगे क्वेश्चन है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो पुलिकट झील जो है ये लेगून झील कहलाती है, लेगून झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य जो स्थित झील है यह है हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बानद झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेम्बानद झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेम्बानद झील में जो स्थित झील है उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A किस जो है द्वीप पर स्थित है? तो NH47A जो है ये जो स्थित है ये वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो अल्टमुदी झील जो है ये केरल की जो झील है ये लेगून झील कहलाती है। अगला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो उल्का पिंड गिरने से बनी झील जो है यह है लोनार झील। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है यह है चोलाहामू झील। अगला क्वेश्चन है चोलाहामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और अगला क्वेश्चन है डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील की बात करें तो ये अजमेर यानी राजस्थान में स्थित है। और सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, सांभर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर, यानी जो है कौन से भारत के कौन से नगर पर जो है प्रमुख नगर पर कौन से नदी पर कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं उसको जानने वाले हैं। तो इसको जो है अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जो है नदी पर स्थित नगर देख सकते हैं। इस साइड में बात करें तो काले कलर से जो दिया गया है, काले रंग से जो है ये है नदी का नाम है। और रेड कलर में जो है यानी लाल रंग में जो है ये बात करें तो ये शहर का या नगर का नाम है जो नदी पर स्थित है। जैसे बात करें तो पहला है गंगा नदी पर कौन कौन से नगर स्थित है? तो गंगा नदी पर बात करें तो गंगा नदी पर ही हरिद्वार शहर स्थित, हरिद्वार नगर स्थित है। कानपुर गंगा नदी पर स्थित है। बनारस गंगा नदी पर स्थित है। पटना जो है ये भी गंगा नदी पर स्थित है। तो ये 5 शहर जो है पटना, बनारस, कानपुर, हरिद्वार, ये 4 शहर जो ये गंगा नदी पर स्थित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी पर कौन से शहर स्थित है? तो यमुना नदी पर बात करें तो दिल्ली शहर यमुना नदी पर स्थित है। आगरा जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। मथुरा जो है ये भी यमुना नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से दिल्ली, आगरा, मथुरा जो है ये यमुना नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है सरयू नदी पर कौन कौन से नगर स्थित है? तो सरयू नदी जो है सरयू नदी पर जो है अयोध्या स्थित है। अयोध्या को सरयू नदी पर कहा जाता है। अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है, नहीं जो है सरयू नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी पर कौन से नगर स्थित है? अलकनंदा नदी जो है वहाँ पर जो है अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ नगर जो है ये स्थित है, अलकनंदा नदी पर ही स्थित है।
अगला क्वेश्चन है हुगली नदी पर कौन कौन से नगर स्थित हैं? तो हुगली नदी जो है, हुगली नदी पर कोलकाता शहर स्थित है। हम लोग बोल सकते हैं कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है महानदी पर कौन से नगर स्थित हैं? तो महानदी जो है, महानदी पर कटक संबलपुर नगर जो है ये महानदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटक संबलपुर नगर जो है ये महानदी पर स्थित है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें तो यहीं पे देख सकते हैं और दिया गया है यहाँ पे जो है, अब देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से नगर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही डिब्रूगढ़ शहर स्थित है, गुवाहाटी शहर स्थित है, गुवाहाटी और सोकोबाघाट जो है, सोकोबाघाट ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो हम लोग बोल सकते हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोबाघाट ये तीनों शहर जो है या तीनों नगर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी पर कौन कौन से नगर स्थित हैं? तो सतलज नदी पर जो है फिरोजपुर लुधियाना जो है ये सतलज नदी पर स्थित नगर है। फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर कौन कौन से नगर स्थित है? तो भरूच हो गया, महेश्वर हो गया, अंकेश्वर, जबलपुर ये सब नगर जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो बोल सकते हैं नर्मदा नदी पर जो स्थित नगर है भरूच, महेश्वर, अंकेश्वर, जबलपुर ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित नगर हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर जो है ये कोटा जो है ये चंबल नदी पर स्थित नगर है। और झेलम नदी पर श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर जो है बात करें तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर जो है कुर्नूल नगर जो है ये तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित जो है नगर है। अगला क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी पर जो है ये उज्जैन शहर स्थित है। और गोमती नदी पर बात करें तो लखनऊ शहर स्थित है। तो लखनऊ शहर का बात करें तो गोमती नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर बात करें तो गोदावरी नदी पर स्थित नगर जो है यह है नासिक गोदावरी नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर स्थित नगर है श्रीरंगपट्टनम जो है ये कावेरी नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी पर। तो ताप्ती नदी पर जो है ये सूरत नगर स्थित है। ताप्ती नदी पर सूरत नगर। आगे क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर बात करें तो विजयवाड़ा नगर जो है ये कृष्णा नदी पर ही स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है मूसी नदी पर। तो मूसी नदी पर हैदराबाद नगर स्थित है। तो हम लोग बोल सकते हैं हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी पर ओरछा शहर जो या ओरछा नगर स्थित है। ओरछा नगर ये बेतवा नदी पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी पर जो है अहमदाबाद स्थित है। हम लोग बोल सकते हैं अहमदाबाद शहर जो है या नगर जो है ये साबरमती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद नदी पर। इलाहाबाद नदी पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम है, यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जो है इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है इलाहाबाद हो जाएगा। आगे बात इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध 8वां चैप्टर है और 7 चैप्टर को इससे पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। ये टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड ये संपूर्ण भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी जो है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है और ये महानदी जो है ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित महानदी है और महानदी जो है ये हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि भागीरथी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भागीरथी नदी पर जो है स्थित बांध है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई सागर बांध जो है ये स्थित है बेतवा नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जो है नदी है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रंजीत सागर बांध जो है ये स्थित है रावी नदी पर, जो कि पंजाब के हैं रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्षोम बांध किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी पर है? तो क्षोम बांध जो है ये जो है कृष्णा नदी पर है, जो कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मेट्रर बांध किस नदी पर बना है? तो मेट्रर बांध जो है ये बना है कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित नदी है। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है, जो कि कर्नाटक में है।
आगे क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बना है, राजस्थान में बनाया गया है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पर बना है? तो थीन बांध जो है ये रावी नदी पर बना है, थीन बांध रावी नदी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेथन बांध किस नदी पर बना है? तो मेथन बांध जो है ये बराकर नदी पर बना है, तो बराकर नदी पर जो है बना बांध जो है ये है मेथन बांध। अगला क्वेश्चन है बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो बाल पहाड़ी बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर बना है, तो व्यास नदी इसका सही आंसर हो जाएगा पोंग बांध का। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं कि फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया था है? तो फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर ही बनाया गया था, गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इडुक्कू बांध किस राज्य में है? तो इडुक्कू बांध जो है ये केरल में स्थित है, केरल में इडुक्कू बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना है? तो मयूराक्षी बांध जो है ये मसूराक्षी नदी पर बना है, जो कि पंडित बंगाल के हैं। अगला क्वेश्चन है काठी बांध किस नदी पर बना है? तो काठी बांध जो है ये रामगंगा नदी पर बना है। काठी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है रामगंगा नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? ये बना है रिहंद में, रिहंद ऑप्शन नंबर यहाँ पर रिहंद इसका सही आंसर होगा, यानी उत्तर प्रदेश में है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में जानने वाले हैं भारत की जलवायु चैप्टर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और क्वेश्चन इसमें यहाँ से है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है यह है पवनों की दिशा में विपरीत। पवनों की दिशा में विपरीत ये भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द मानसून है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो मुख्यतः प्राप्त होती है ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन है अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनको जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर और शिमला जो है ये एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन इसके जलवायु जो है ये अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कि जलवायु में जो है भिन्नता पाई जाती है। इसका क्या कारण है? तो अमृतसर एवं शिमला के जो अक्षांश पर स्थित एक ही अक्षांश पर स्थित है और इसके जलवायु में जो भिन्नता का कारण है वह उनकी समुद्र से दूरी, यानी उनकी जो है समुद्री से जो है दूरी पर है कुछ समुद्र से, इसलिए जो है उसके जलवायु में जो है भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो अधिकांशतः जो होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ में। आगे क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पूरे भारतवर्ष में बात करें तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है ये मध्य प्रदेश तथा बिहार में होता है। मध्य प्रदेश और बिहार का क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे भारतवर्ष में बात करें तो। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन कहा जा रहा है देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश के जो है भारत में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, ये होती है पंजाब की, तो पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय जो है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है यह है मासिनराम मेघालय में मासिनराम जो है वही है। अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा जो है ये बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है ये होती है लद्दाख के लेह में। तो लद्दाख के लेह में जो है भारत में सबसे कम वर्षा स्थान है, यानी सबसे कम वर्षा वहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का जो कारण है यह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि मासिनराम, क्वेश्चन है मासिनराम और
चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? तो मासिनराम और चेरापूंजी में जो है अधिक वर्षा होती है। वहाँ पर अधिक वर्षा होने का कारण है कि यहाँ की पहाड़ियाँ जो है कीप की आकृति की हैं। तो मासिनराम और चेरापूंजी में जो है वहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं, इसीलिए जो है वहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश जो है, भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश, वहाँ पर जो है सबसे अधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन में जो वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो भारत में जो है वर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश जो है प्यारी धरती समझा जाता है, लेकिन इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वर्षा के पानी का ताजी से बह जाना और शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, यही इसका कारण है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपीय पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित जो होती हैं ये प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून जो ये प्रभावित होती हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि अल्पकालीन जलवायु जो है अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सा एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? ये जो है ये है एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः जो होती है ये समुद्र के निकट होना, इसी के कारण से होती है। यह है भारत के वन, GKGS का ये जो टॉपिक है भारत के वन, इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इससे जुड़े कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और ये क्वेश्चन जितने भी है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तथा बोर्ड एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन कहा जा रहा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम जो है 33% क्षेत्र पर जो है वनों का आवरण आवश्यक होना चाहिए। तो 33% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नई वन नीति की घोषणा किया गया ये 1988 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय स्थित है ये देहरादून में स्थित है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये भी नागपुर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 21.05% प्रतिशत जो है भूभाग पर वनों का आवरण है। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं और क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है इसके जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के नाम से जो जाना जाता है वृक्षारोपण उत्सव, इसके जन्मदाता जो है ये है KM मुंशी ये वन महोत्सव के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन सा है? तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है ये है वो वन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये जो है ये पाया जाता है हरियाणा राज्य के जो है कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण जो अनिवार्य है यह संपूर्ण भूमिका 33%। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षादित क्षेत्र सबसे अधिक जो है यह है पूर्वी डेक्कन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो पूरे भारत में जो है अधिकांश वन संपदा का मालिक जो है यह है राज्य ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरतन में पाया जाता है। और आगे क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की
सामान्य जाति क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति टीक है, जिसे सागौन भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का जो वन माना जाता है ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को जो है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का जो वन पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है उष्णाई पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो उष्णाई पतझड़ वन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहा जा रहा है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को जो है मैंग्रोव वन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी जो है ये केरल राज्य में अवस्थित है। कैसे जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं GKGS के भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य, इससे जो है जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र है यह है बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है उस राज्य का नाम है हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है उसका नाम है पेरियार अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य जो स्थित है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो एक विश्व का जो है एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है ये गेंडा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो पेरियार गेम अभयारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये असम राज्य में स्थित है। तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ये भरतपुर में अवस्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है भरतपुर। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार जो है ये स्थित है ये असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो अभयारण्य राइनो के लिए जो जाना जाता है ये जाना जाता है काजीरंगा। तो काजीरंगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स जो स्थित है ये उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई पशु विहार जो प्रसिद्ध है ये है व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, व्याघ्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है? तो वह जो है वह गुजरात में स्थित है। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास जो है यह है एशियाई हाथी का जो है आवास है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है कार्बोट राष्ट्रीय
उद्यान, कारबोट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो स्थित है यह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को स्थापना कब और कहाँ में की गई थी? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को स्थापना जो है ये किया गया था 1916 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी रिजर्व कहाँ पर है? ये जो है ये है कार्बेट में। अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो स्थित है यह है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः रूप से पाया जाता है? तो दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य रूप से पाया जाता है ये पाया जाता है वहाँ पर तेंदुआ ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनों में से किस में से बाघ विलीन हो गए हैं? तो भारतीय वनों में से जो है बाघ जो विलीन हो गए हैं वो हो गया है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है कौन एक टॉप स्कीप के नाम से जाना जाता है? तो टॉप स्कीप के नाम से जो जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोप का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्य जीव कोप का प्रतीक जो है ये है लाल पांडा। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा जो है ये पश्चिम बंगाल में और असम में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम जो थी ये थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक अब जैव विविधता पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है ये पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत की मिट्टी जीके जीएस का इस टॉपिक जिसका नाम है भारत की मिट्टी और इससे जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विस्तार पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको जो है और हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो बांगर मिट्टी के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः जो है ये तलोचन से बनी है। तलोचन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग? तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि जो है ये 600 मीटर सतह के नीचे है लगभग। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है ये बांगर मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक की जो आवश्यकता होती है ये होती है लाल मिट्टी के लिए। लाल मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर जो विस्तृत मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है यह है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए जो है सबसे अधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो भारत में लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो पाया जाता है ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है ये पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। मालाबार तटीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ये होता जा रहा है लेटेराइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि जो होती है ये होती है दोमट। दोमट इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है मृदा अपरदन से रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन से जो है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने का कारण बात करें तो वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जितना ज़्यादा वन को लगाएंगे उतना मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रेगुर नाम है। तो रेगुर जो है ये काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का जो प्रकार है ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मखरेला जिसे लेटेराइट कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये निथरण का परिणाम होता है जिसे लीचिंग कहा जाता है। लीचिंग का परिणाम। इस चैप्टर का नाम है सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को जितने बन सकते हैं सिंचाई के साधन से जुड़े। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन की बात करें तो ये जो है ये है कुएं और नलकूप। कुआं और नलकूप जो है ये भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। कुआं और नलकूप आप लोग भी जानते होंगे, कुएं और नलकूप सबसे जो है प्रमुख साधन है सिंचाई का। अगला क्वेश्चन है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नेहरू की भागीदारी कितनी है। तो नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के कुल सिंचित क्षेत्र जो होते हैं इनमें नेहरू की क्या भागीदारी है ये बताना है। तो नेहरू जी की जो भागीदारी थी ये थी 31.1%। 31.1% नेहरू जी की इसमें जो है भागीदारी थी देश के कुल सिंचित क्षेत्र में बात करें तो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है। तो कुआं जो है और नलकूप जो है ये दोनों की कितनी भागीदारी है सिंचित क्षेत्र में, मतलब सिंचाई वाले क्षेत्र में कितनी भागीदारी इन्होंने निभाया है कुआं और नलकूप ये बताना है। तो टोटल 56% भागीदारी, 100 में से 56% भागीदारी जो है ये कुआं और नल ही निभा पाते हैं और अदर में जो है अदर चीज़ आ जाती है और सब जो बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। तो तालाब से कितना भाग में सिंचाई किया जाता है, कितना प्रतिशत भाग में पूरे देश के कुल सिंचित क्षेत्र में बात करते हो। तो तालाब में बात करते हो तालाब में जो है 6% भाग जो है तालाब से सिंचित किया जाता है, यानी सिंचाई किया जाता है पूरे देश के कुल सिंचित क्षेत्र में बात करते हो। तो 6% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में जो सर्वाधिक प्रयोग होता है ये होता है दक्षिणी में। दक्षिणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो किस राज्य का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कृषि क्षेत्र जो है तालाब के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो तालाब के द्वारा जो सबसे अधिक किया जाता है सिंचाई ये किया जाता है तमिलनाडु के क्षेत्र। तमिलनाडु जो है तमिलनाडु का राजधानी जो है तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। ऑप्शन है यहाँ पर जो है तेलंगाना तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे देख सकते हैं हम। और आगे क्वेश्चन है नलकूपों को सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो नलकूप की सर्वाधिक संख्या सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूप पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य आगे है। तो भारत में नहर के द्वारा जो सिंचाई किया जाता है इसमें सबसे आगे वाला जो राज्य है ये आ जाता है पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई की बात करें तो नहर के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कुआं और नलकूप के द्वारा सिंचाई करने में सबसे आगे वाला राज्य जो है ये है गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका गुजरात सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जो जल जो मिलता है ये सतलज नदी से मिलता है। सतलज नदी के द्वारा ही इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान नहर को जल मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाला जो नहर है यह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सारण सिंचाई नहर का निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो निकलती है ये गंडक से निकलती है। गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है ये गंडक नदी से ही पानी आता है तो गंडक नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। तो राजस्थान नहर का नया नाम जो है यह है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का ही नया नाम है इंदिरा गांधी नहर।
आगे कृषि चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, 8 से 10 मिनट तक का वीडियो जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कृषि चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ये वृष्टि है, वृष्टि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल सम्मिलित नहीं होती है, तो नकदी फसल जो है गेहूँ सम्मिलित नहीं किया जाता है नकदी फसल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है ये है पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर होगा। और किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो भारत का चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये भारत में गेहूं के सबसे बड़े 3 बड़े राज्य है उत्पादक का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घिरने वाली फसल कौन सी है, तो ये है चावल, इसका सही आंसर होगा। और आगे क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल जो है ये है चावल, चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है, तो भारत का जूट प्रमुख उत्पादक राज्य जो है यह है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसको भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो सबसे अधिक चाय जो है ये दार्जिलिंग में पैदा होती है, भारत में बात करें तो दार्जिलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, सबसे ज़्यादा चाय जो राज्य में जो पैदा होती है ये होती है असम में, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वोत्तम पूछा था, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात करें तो असम में, सबसे अच्छा दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कुर्ग में स्थित है, कुर्ग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ये होता है केरल में, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से में जो है संबंधित है। और क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, तो भारत का धान्य भंडार के रूप में जो जाना जाता है ये पंजाब को जाना जाता है, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। आगे क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक जो है ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य बात करती है मध्य प्रदेश है, और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। यहाँ पे समझ सकते हैं हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सबसे अधिक मूंगफली गुजरात में, सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो है काजू ये केरल में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक किस चीज़ के लिए है, तो ये दाल का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विशालतम। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ, ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। और भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये है कर्नाटक। और फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत जो है ये प्रथम स्थान पे आता है फल के उत्पादन के मामले में। और सब्जी उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आते हैं, सब्जी उत्पादन में, फल उत्पादन में प्रथम स्थान, सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान। दुग्ध उत्पादन में जो भारत का जो पूरे विश्व में जो स्थान है यह प्रथम स्थान पे दुग्ध उत्पादन में आता है, सबसे अधिक दूध का उत्पादन किया जाता है भारत में बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, भारत में भी सबसे आगे उत्तर प्रदेश है दूध उत्पादन के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो हुआ था ये 1970 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1970 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है ये डॉक्टर V कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर V कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है, झींगा उत्पादन से। और गोल क्रांति का संबंध जो है ये आलू उत्पादन से है, गोल क्रांति से। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन जो होता है ये पश्चिम बंगाल में, सबसे अधिक पटसन पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, यानी यूपी में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है यूपी में। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो होता है ये गन्ना होता है शुष्क भूमि के लिए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के, क्वेश्चन कहा जा रहा है,
भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है यह कर्नाटक है। और भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये होता है चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? ये होती है चाय के लिए। सबसे अधिक पानी चाहिए लेकिन जमाव नहीं चाहिए पानी का। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का खरीफ की फसल काटी जाती है तो खरीफ की फसल नवंबर के शुरू में ही काट ली जाती है, यानी नवंबर के प्रारंभ में ही। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए जो है प्रसिद्ध है। और झूम क्या है? तो झूम जो है कृषि का एक तरीका है, झूम कृषि का ही एक प्रकार है, झूम कृषि जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी जो है ये कुर्ग जिला में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ये करता है कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 70% लोग कृषि पर आश्रित है भारत के। और जूट सबसे अधिक कहाँ होते हैं? तो ये होती है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये क्या जाता है? कॉफ़ी की खेती किया जाता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य जो है ये तमिलनाडु है। और सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? ये पाया जाता है गन्ना के। आगे क्वेश्चन है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? यह है झांसी में अवस्थित है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पश्चिम बंगाल राज्य में जो है जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल है भारत में। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे मक्के की खेती की जा सकती है? तो मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। और मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70 जो होता है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित जो है ये बेंगलुरु में अवस्थित है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितनी कृषि जलवायवी क्षेत्र है? तो यह है 127। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यह है गेहूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। और भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद जो है यह है खाने योग्य तेल। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है गरम मसाले के लिए जाना जाता है। ये बात करते हैं इस चैप्टर में जाने वाले हैं भारत के ऊर्जा संसाधन चैप्टर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अगला चैप्टर यही शुरू होता है और इससे पीछे के चैप्टर को जीके जीएस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का स्रोत है तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर तापीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी तापीय ऊर्जा ही होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? ये जो किया गया है ये क्या है? बिझीन जाम में किया गया है स्थापित की बात करें तो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई? तो कलपक्कम नामक स्थान पर जो किया गया ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये कर्नाटक राज्य में है। आगे क्वेश्चन है केगा में क्या होता है? तो केगा में जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है केगा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है ये तारापुर में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में भूतापीय ऊर्जा का जो संयंत्र स्थापित किया गया है ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। अगला क्वेश्चन है देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है 70%। और भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है यह है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। आगे क्वेश्चन है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ये हुई थी दार्जिलिंग में, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर जो है ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था शिव समुद्रम में किया गया था। और भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67% होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की है? तो हेमेटाइट है अधिकांश लौह अयस्क। आगे क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम जो है ये राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। और कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये कहता है मध्य प्रदेश मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अभ्रक के लिए कोडरमा। और अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है प्रथम स्थान है। और कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक इसका सही आंसर होगा। और अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर। यही क्वेश्चन 2 बार हो गया।
अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? ये पाया जाता है मकराना में। अगला क्वेश्चन है गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है सफ़ेद संगमरमर। और आगे क्वेश्चन है पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन है सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। और कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है कोलार की खान। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो यह है केरल में। और कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो यह है झारखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो ये रखता है थोरियम के। और टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। और देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी जो है यह है 40% भागीदारी है झारखंड की जो है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। और भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला जो प्राप्त किया जाता है ये झरिया से किया जाता है। और भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिंगबोई में किया गया था। और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसे ONGC कहा जाता है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे हाई संबंधित है। बॉम्बे हाई जो है ये अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? तो ये हजारीबाग से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं सिंह भूमि यानी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सिंह भूमि झारखंड में जो है। अगला क्वेश्चन भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? ये है महाराष्ट्र। और बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो यह है झारखंड। आगे क्वेश्चन है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और हाल में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? ये आ गया है यूरेनियम निक्षेप के। आगे क्वेश्चन है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत में अंकलेश्वर जो है ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बलर लाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? ये पाए गए हैं रायपुर में। आगे क्वेश्चन है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है हैदराबाद में, हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है उद्योग। इससे पीछे चैप्टर को हम लोग कवर कर चुके हैं और उद्योग चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कवर करने वाले हैं जितने बन सकते हैं। क्वेश्चन है आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? ये हुआ कुल्टे के साथ। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये किया गया था ब्रिटेन देश के सहयोग के साथ। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? यह हुआ था राउरकेला स्टील संयंत्र, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो उस रेल मार्ग का नाम है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर रेल मार्ग जो है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई संयंत्र जो है ये रूस की मदद से स्थापित किया गया था। और भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्य करने वाले हैं। और विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रचावित हुआ है? तो यह हुआ जूट तथा रुई उद्योग। अगला क्वेश्चन है देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1894 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है कर्नाटक में। और भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लुधियाना। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए माना जाता है। और इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो यह है बड़ोदरा IOC जिसे कहा जाता है। और बिहार में सबसे यानी जो है बिहार में पहले चीनी मिल जो स्थापित हुई थी ये हुई थी मरहोरा में। और कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है उस कच्चे माल को कहा जाता है भारहास मूलक। अगला क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में है। और कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित किया जाता है? तो ये जो है एल्यूमिनियम उद्योग किया जाता है मुरी में स्थापित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। और प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया डिंगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये जामनगर में है। और टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जो है ये टाटानगर के नज़दीक स्थित है।
आगे क्वेश्चन है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे वाराणसी एवं पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। और वे दो राज्य कौन से हैं जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माता है? तो वो है पंजाब और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है ये बरेली माना जाता है, बरेली है। आगे बात करते क्वेश्चन है, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो में। और भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता जो है ये है पंजाब और हरियाणा। चैप्टर जो है ये शुरू है परिवहन व्यवस्था। तो परिवहन व्यवस्था जो है इससे जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम महक प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान इसमें जो है दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है पूरे जो उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र जो है इसमें विद्यमान है यानी उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है ये रोहा मंगलूर को जोड़ती है, रोहा को मंगलूर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में मेट्रो रेल कहाँ चलती है? तो भारत में मेट्रो रेल जो है ये कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में चलती हैं। और आगे क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ये दिया जाता है शेरशाह सूरी को, शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तो दूसरे स्थान पे है भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति जो है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पंजाब को जो है पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो मिलते हैं ये झांसी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को जो है 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, 17 क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ये है हुबली में, हुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हाजीपुर में। और भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? ये 1925 ईस्वी में चली थी भारत में सबसे पहले जो है विद्युत ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी? ये थी डेक्कन क्वीन इसका सही आंसर होगा। और आगे क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत में बात करें तो मुंबई में जो है 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। और आगे क्वेश्चन, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। और भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में जो है कुल मुख्य रूप से जो है 13 बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? क्योंकि तटरेखा प्राय सीधी और सपाट है इसलिए। आगे क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है पारादीप बंदरगाह। और भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? यह है विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह है भारत का। और विगत 50 वर्षों में भारतीय रेलमार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 16.6% की वृद्धि हुई है कुल 50 वर्षों में जो है भारतीय रेलमार्ग के पथ की लंबाई में। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? ये होता है रेलवे। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो यह है बेंगलोर में अवस्थित है। और प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो चली थी दिल्ली से बेंगलोर चली थी। और कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करने से संबंधित है? यह है रेल तेल निगम।
अगला क्वेश्चन है कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो कोंकण रेल मार्ग जो है ये बेलगाम को नहीं जोड़ता है। और आगे क्वेश्चन है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, तो इसका नाम जो बात करती है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन है यहाँ पे अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो यह है फेयरी क्वीन। और भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तो नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना जो है ये मुंबई में स्थित है। आगे क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, तो कांडला पत्तन था। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, जो राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो यह है इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग जो है यही है। अगला क्वेश्चन है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। और रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर स्थित जो है ये बिहार में स्थित है। अगला चैप्टर शुरू होता है संचार, तो ये संचार चैप्टर को जो है कंप्लीट कवर करने वाली इस वीडियो में। और बात करें तो पिछली वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत जो हुई थी ये 1837 ईस्वी में हो गई थी। 1837 ईस्वी में भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत जो है ये हो गई थी 1837 में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो वर्तमान में डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी ये 1854 ईस्वी में हुई थी। 1854 ईस्वी में वर्तमान डाक विभाग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो पूरे विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है ये भारत में है, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ, तो भारत में पहला डाक टिकट जो मुद्रित हुआ है ये 1854 ईस्वी में मुद्रित हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ, तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के जो है कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो डाकघर बचत योजना का जो शुभारंभ हुआ था ये 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो भारत में पिन कोड की जो शुरुआत हुई थी ये 1972 ईस्वी में हुई थी। पिन कोड जो 6 अंकों का पिन कोड है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई, तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो प्रारंभ हुआ था ये 1986 ईस्वी में हुआ था। 1986 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई, तो भारत में मनी ऑर्डर सेवा जो है ये 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने पिन कोड जोन है, तो भारत में बात करें तो 9 पिन कोड जोन है कुल के। और भारत में जो है बात करते क्वेश्चन है डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है, तो डाक सूचकांक जो होती है इसमें कुल जो संख्या होती है ये 6 होती है, 6 संख्या होती है डाक सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है ग्रीन चैनल क्या है, तो ग्रीन चैनल जो है ये स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा है। स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। अगला चैप्टर जो शुरू होता है इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण चैप्टर को संपूर्ण जो है जानने वाले हैं और कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से, इससे जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कहीं जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, तो भारत में पहली कहीं जनगणना जो संपन्न हुई थी ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चल रहा था। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कहलाता है। दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत के बीमारू जिसे BIMARU कहा जाता है बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद वाला राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है महिलाओं की संख्या बात करें तो पुरुषों से अधिक है, केरल राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगालोपोलिम सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं, तो मेगालोपोलिम जो सामान्यतः होती है ये जो जनसंख्या वाले नगर होते हैं ये 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह है सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य महाराष्ट्र है, सबसे अधिक नगरों वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है, तो ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जो है ये मिजोरम में है भारत में। और अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम राज्य में कैसा है, तो बिहार का क्रम जो है ये पहला है। और भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जो प्रतिशत है ये 8.04%। अगला क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु, यानी भारत में जो है सबसे अधिक तीसरे नंबर पर जो बोली जाने वाली भाषा है ये है तेलुगु। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है पूरे भारत में सबसे कम है। आगे क्वेश्चन है भारत के वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है, तो 5 से 6% होती है। आगे जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है भारत की जनजातियाँ। तो भारत की जनजाति जो है इस चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बहुत ही कम चैप्टर क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कभी भी पूछे गए हैं तो। और भारत के जनजातियाँ चैप्टर को कंप्लीट कवर करते हैं। ये 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर में जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील नामक जनजाति जो है ये भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी बात करें तो मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी जो है ये मुंबई है, ये भी याद रखना है। और महाराष्ट्र में भील नामक जनजाति जो है ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति जो है भील नामक जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसीलिए जो है भील नामक जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और ये जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भारत की राजधानी बात करती है नई दिल्ली है, इसको भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति जो है ये कहाँ की है, कहाँ पे ज़्यादातर गारो जनजाति है ये बताना है। तो भारत में बात करें तो मेघालय राज्य जो है, मेघालय में जो है गारो जनजाति है। गारो जनजाति जो है ये मेघालय की है। और मेघालय की राजधानी जो बात करें तो शिलांग है। मेघालय की राजधानी जो है शिलांग है। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन है कि बोडो निवासी है, तो बोडो जो है ये कहाँ के निवासी है ये बताना है। तो बोडो जो है ये गारो पहाड़ी जो है यहीं के निवासी है, गारो पहाड़ी की निवासी है बोडो जो है, इसीलिए जो है बोडो निवासी हो जाएगा। गारो पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्दी लोक निवासी है, तो गद्दी लोक निवासी जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की गद्दी लोक निवासी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बात करें तो ये शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसको भी याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सोमपेन जनजाति जो है ये निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसी निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो ओंजो जनजाति के लोग जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ये ओंजो जनजाति जो है। तो यहाँ पे बात करें तो इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर से जुड़े। और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और इसके साथ साथ एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अब नए टॉपिक को लेकर के आते हैं आपके सामने, क्योंकि जीके जीएस का जो है बात करें तो कंप्लीट टॉपिक को हम लोग कवर किए। और ये सारा का सारा वीडियो इससे पीछे के चैप्टर का जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। कंप्लीट जीके जीएस का प्लेलिस्ट होगा, जीके जीएस 2026 कंप्लीट प्लेलिस्ट इस नाम से जो है होगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। सारा का सारा वीडियो चैप्टर वाइज छोटा वीडियो में बात करें तो एक चैप्टर को कवर किया गया है। जय हिंद।